आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी दी थी। उनको समझने के लिए हमें कुछ डायरेक्शंस की, कुछ पोजीशंस की जरूरत होती है, तो उन्हीं को ही हम कल कर रहे थे। यहाँ तक हमने कल सभी की स्थितियों को समझ लिया था। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की, कि हम अपने शरीर को समझने के लिए, तो कुछ प्लेन्स होते हैं, तो उनको हम, ये वास्तव में नहीं होते हैं लेकिन ये हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ प्लेन्स हैं। तो अगर हमें शरीर को विभाजित करना पड़े या उसको समझने के लिए किस दिशा में कौन सी चीज है, तो उन सबको करने के लिए हम जो अपने शरीर को तीन प्लेन्स जो हमारे मोशन के बेसिकली होते हैं, हम उनको समझते हैं। तो तीन है हमारे शरीर के उसमें, ठीक है, ट्रांसवर्स, फ्रंटल और सेजाइटल। तो ये हमें अपने शरीर के अंदर हमारे अलग अलग अंगों की स्थिति, अंग या बाहर हो, जैसे हाथ पैर भी है हमारे, या अंदर के अंदरूनी अंग है, उन सबको इस स्थिति को अच्छे से समझने के लिए हम ये जो इमेजिनरी जो लाइंस, जो प्लेन्स हैं, इनका सहारा लेते हैं। तो तीन प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो है वो हमारे शरीर को आगे और पीछे के हिस्से में विभाजित करता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, अगर ये जो लाइन जो है, अगर हमारे शरीर को, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। सभी के साथ ऐसा है? नहीं मैम, शो तो हो रही है। आप देखिए, आप होगी मैम। हाँ जी, होगी मैम। हम्म, ओके। कई बार स्क्रॉल नीचे कर लेते हैं ना। तो जो हमारा यहाँ पर हम पहले देखें, कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली आप कहोगे कि हमारे शरीर के फ्रंट या बैक को डिवाइड करने के लिए होता है। ये है हमारा जो है फ्रंटल। इसमें हमारा शरीर का हिस्सा अगला और पिछले हिस्से में हम विभाजित कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में से ही जाएगा। ये कहीं पे भी हम इस चीज को मान के चाहते हैं कि कोई एक लाइन, एक प्लेन है पूरा, उसके अनुसार कोई भी चीज आगे या कोई भी चीज पीछे है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन जो हमारा होता है, वेंट्रल और डॉर्सल, है ना, हमने पहले पढ़ा भी था वेंट्रल और डॉर्सल के बारे में भी, यहीं पर ही है। एंटीरियर है ना, ये एंटीरियर है, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं। तो अगर हम इसको बीच में से ऐसे विभाजित कर देते एक प्लेन के माध्यम से, तो हम इसी चीज को समझेंगे ना कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा। तो प्लेन कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मध्य रेखा से ही जाता हुआ जाएगा। तो शरीर के अंगों को समझने के लिए हम इस प्लेन की जो है मदद लेते हैं। इस प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये जो बीच वाला जो है, हम इसकी बात करें, सफेद पोर्शन देखिए आपको जो आगे का दिख रहा है, वो हमारा एंटीरियर पोर्शन है। जो पीला जो है पिछला हिस्सा है, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है। इसको हम डॉर्सल भी बोलते हैं, आगे वाले को वेंट्रल भी बोलते हैं। तो ये हमारा, इसको हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं और इसको हम कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर को किस हिस्से में विभाजित करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में। आप ये वाली जो प्लेन देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो हमारा है सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन अगर हम नाक से लेके बिल्कुल नाभि के बीच में से अगर हम इसको करते हैं, बीच में, अभी मैं बीच में करके बता रही हूँ, लेकिन हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मध्य रेखा की ही बात नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये हमारे शरीर को जो है साइड में डिवाइड करता है, दाएं या बाएं पोर्शन में, ठीक है। और ये हमारे शरीर के मिड सेडाइटल प्लेन और पैरासा, मतलब इसके साथ में भी अगर हम कोई रेखा जो है, मान लीजिए अगर हम कंधे के पास से लेके गुजरते हैं, है ना, या हम जो है छाती के या घुटने के ऊपर सीधे मान के भी गुजरते हैं, उस प्लेन को भी हम मान के चलते हैं। तो वो जो भी प्लेन होता है वो सेजाइटल प्लेन होता है। ये राइट और लेफ्ट हमारे बॉडी के जो है पोर्शंस को जो है ये समझाता है, ठीक है। सेजाइटल प्लेन आप ये देखो, साइड्स में इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड, आप इस पिक्चर से अच्छे से अनुमान लगा सकेंगे। ठीक है, समझ आ गया?
सजाइटल प्लेन हो गया, सबसे पहले हमने कोरोनल प्लेन पढ़ा था जो कि फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। अब लास्ट वाला है, अब हम शरीर के अगर कोई ऊपर है कोई नीचे है हिस्से को हम अगर विभाजित करते हैं तो उसके लिए हम एक प्लेन उसकी इमेजिन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन या लेटा हुआ आप इसको कह सकते हो। ये देखो, ये बाकी वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स को सुपीरियर या पोस्टीरियर पोर्शन, इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड करता है। इसको हम क्रॉस सेक्शनल प्लेन भी कह देते हैं। ठीक है, ये वाला उस वाली पिक्चर में हम देख लेते हैं ये वाला हिस्सा। तो ऐसा नहीं है कि ये नाभि से ही गुजरेगा, ये हो सकता है गर्दन से भी गुजर जाए, है ना। तो वो ऊपर का या नीचे का, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस अंग को पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं, कई बारी हम जब अंग कई बारी पढ़ने के लिए शरीर के अंगों को बाहर भी निकाला जाता है, उनको भी हम पढ़ते हैं। तो उनको भी इसी तरह से उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन उसकी स्थिति हमारे शरीर में कैसी भी थी, उसको जब बाहर रख के उसके ऐसे ही ये सेक्शंस किए जाते हैं इन्हीं प्लेन्स में, जो है उसको पढ़ा जाता है उसको समझने के लिए कि उसके अंदर और क्या है। आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक कितनी पतली पतली बारीकी जो है, जो उनको काटा जाता है उसके अंदर तक के हर बारीकी को समझने के लिए, तो इन्हीं प्लेन्स की मदद से ही हम उसको समझते हैं। तो उसके अंदर भी क्या चीज है, कौन सी रक्त वाहिनी या कौन सी नर्व, कौन सी कहाँ पे मसल है, कहाँ कौन सी आगे है, कौन सी सुपीरियर है, कौन सी इंफीरियर है, कौन सी फ्रंटल है, ये सब इन्हीं प्लेन्स की मदद से पढ़ा जाता है। इसीलिए हम जो है करते हैं। किसी का क्या है, रिकॉर्डिंग आप देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, साइन आ रहा होगा आपके सामने। यस, ठीक है। अब इसके बाद हमारे शरीर में जो सबसे जो बेसिकली एम्प्टी स्पेस कहोगे, बहुत सारे अंग जहां पर होते हैं, वह है हमारे शरीर का मध्य भाग, जिसको हम पेट भी कह देते हैं। इसके अंदर हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। और उसको समझने के लिए हम उस बॉडी पार्ट को, मतलब हमारे अपने पेट को, उसको भी हम विभाजित करते हैं। तो उसको विभाजित करने के लिए दो लंबी रेखाएं और दो लेटी हुई रेखाओं से करते हैं। तो हमारे पास 9 हिस्से आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि अब पेट में हमें देखना है कि हमारे पेट के अंदर किडनी कहाँ है, लिवर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, स्प्लीन कहाँ है, कौन सी इंटेस्टाइन भी बहुत बड़ी होती है, 5 मीटर जितनी लंबी है, कौन सा पार्ट कहाँ है। अब हम पेट 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 कहते रहेंगे तो भैया पेट तो इतना बड़ा है ना। हर उसको समझने के लिए तो यहाँ पर हमने उसको अपने एब्डोमिनल एरिया को जो है कुछ इमेजिनरी लाइन से जो है विभाजित किया है 9 हिस्सों में इसको, और हर हिस्से का नाम रख दिया गया है ताकि हमें कुछ अगर कोई आता है तो उसके शरीर को जानने के लिए हमारे इजी हो जाए। अगर जैसे कोई बच्चे होते हैं, यूजुअली आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछेगा ना कहाँ दर्द हो रहा है, हाथ लगा के बताओ। तो उसके हाथ लगाने से हमें वो एरिया पता चलेगा। मान लो बच्चा अगर यहाँ पे नाभि पे दर्द करता है, यूजुअली बच्चों का यही दर्द होता है, अम्बलाइकल रीजन, ये नाभि के रीजन के आसपास का ये है, क्या है हमारा अम्बलाइकल रीजन। अब हम देखेंगे अम्बलाइकल रीजन में क्या है, हमारी यहाँ पर छोटी आंत है ना। तो छोटी आंत है यहाँ पर, तो कई बारी जो होता है कि आपको यहाँ पर उसने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, गैस या उसको अफारा हो रहा होगा, है ना। इस तरह से हम उसको समझ जाते हैं। अगर हाइपोगैस्ट्रियम में नाभि के नीचे अगर होगा, हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इस एरिया में हमारा ब्लैडर भी होता है, हमारा एनस भी होता है। तो कई बारी यहाँ पर उसके ऑर्गन से रिलेटेड हम इसको समझेंगे कि उससे कि उसको कोई यूरिन प्रॉपर तो नहीं आ रहा, रुका तो नहीं हुआ, या उसको कब्जी तो नहीं हो रही, जो भी चीज है। एपिगैस्ट्रियम जो होता है अम्बलाइकल के रीजन के ऊपर वाला होता है। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम क्या देखते हैं, हमारे पेट का जो है स्टमक का हिस्सा इधर आता है, हमारा लिवर का भी काफी हिस्सा इधर आप बीच में देख रहे हो। तो कई बारी, और हमारा गॉल ब्लैडर भी इधर इधर ही की साइड है कई बारी, है ना। तो हम इन तीनों ऑर्गन से रिलेटेड समझेंगे कि उसको इस ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है ना। ऐसी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम ये है इस साइड वाला, एपिगैस्ट्रियम के साथ वाला। तो यहाँ पर हमारी जो है क्या होती है, स्प्लीन वगैरह होती है,
ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी हमारे लिवर का काफी पार्ट इस साइड पर है। फिर राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर और लेफ्ट लंबर, यहाँ पे हम अपने ऑर्गन्स को देखते हैं। ऐसे ही राइट इलियक फॉसा और लेफ्ट इलियक फॉसा। तो ये 9 हिस्सों में हमारे जो है पेट को विभाजित करते हैं, ताकि उसके अंदर के अंगों को भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि किडनी कहाँ पर होती है, तो किडनी यूजुअली हमारी लंबर रीजन में हम मान के चलते हैं कि वहां पे, यहाँ आगे नहीं दिखाई दे रही है, वो पीछे से होती है। ठीक है ना। हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, वो हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है। तो इस रीजन के अकॉर्डिंगली भी हम लोगों को अपने शरीर के अंगों को समझने में जो है इजी। अगर हम अपने शरीर को वैसे अंगों से खाली निकाल के रख दोगे तो क्या है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ, क्योंकि एकदम से मुझे लगा कि मेरा शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। अगर प्लीज किसी को दोबारा से हो तो। अभी ठीक आ रहा है ना? हाँ मैम आ रहा है। ओके। तो आवाज कहाँ से आनी बंद हुई थी? मैम सिर्फ ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और ये आपने दूसरा ठीक है ठीक है लगाया ठीक है, फिर तो तभी कोई था। नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर ना खोखली गुफाएं होती हैं, जगह होती हैं खोखली, जिनके अंदर हमारे अंग जो होते हैं और प्रेजेंट होते हैं, भरे हुए हैं, उन्हीं के अंदर ही हमारे अंग भरे हुए हैं। तो उन खोखली गुफाओं को हम क्या इंग्लिश में हम एक्चुअली कैविटीज कह देते हैं। कैविटीज बेसिकली खाली जगह, कोई हम गड्ढा कह लो, गुफा कह लो। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कैविटीज हैं, हम उनको बॉडी कैविटीज कहते हैं। उन गुफाओं के अंदर हमारे अंग होते हैं। तो हमारे शरीर में अगर हम खाली गुफाओं को अगर हम समझ के चलते हैं, तो 2 हिस्सों में हम इनको विभाजित करते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल कौन सा हिस्सा होता है, कौन बताएगा, इंटीरियर या पोस्टीरियर? अभी हमने पढ़ा था ना इंटीरियर पोस्टीरियर। मैम एंटीरियर। एंटीरियर, वेरी गुड। वेंट्रल को हम एंटीरियर कहते हैं और डॉर्सल को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं। तो अगर हम अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा समझ के चलते हैं ना, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी के उससे ही आगे का पीछे का हिस्सा हम उसको मान के चलते हैं, तो जो हमारी पीछे का जो हिस्सा है डॉर्सल, मतलब हमारा पोस्टीरियर, वो हमारी मान के चलो उसमें हमारी आती है ये क्रेनियल कैविटी जो हमारे सर की, और ये हमारे पीठ के पीठ की पिछले हिस्से की। तो ये हमारी कैविटी हम इसको बोलते हैं। मुख्य रूप से हमारी क्रेनियल कैविटी ही है, पीछे वो जरा सा स्पेस होता है हड्डियों के बीच में से ही जा रहा है। तो ये जो क्रेनियल कैविटी है ये हमारी डॉर्सल कैविटी के रूप में हम इसको मान के चलते हैं यहाँ पर। और क्रेनियल कैविटी में क्या होता है, हमारा क्रेनियम, या हम उसके अंदर बोलेंगे कि हमारा जो है ब्रेन, हमारा दिमाग इसी गुफा के अंदर होता है। ये हमारी क्रेनियल कैविटी होती है। और फिर हमारे दिमाग से जो हमारी जो मेरुरज्जु निकलती है, वो हमारी मेरुदंड के बीच में से ही, वहां पर भी जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है हड्डियों के बीच में से ही होते हुए, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, तो वो यहीं से निकलता है। तो वो उसको हम स्पाइनल कैविटी बोलते हैं। तो क्रेनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी। अब हम आगे के हिस्से की तरफ बात करते हैं, वेंट्रल बॉडी कैविटी की बात करते हैं। तो वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमारा ये देखो, ये पूरा हिस्सा हमारा खाली है ना। तो इस हिस्से में हमारे, इसको हम पूरी वेंट्रल कैविटी कहते हैं, लेकिन इसमें हमारी एक तो जो है हमारी छाती है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और एक हमारा पेट है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे जो हमारा जो लोअर एब्डोमन है, जहां पर जो कि हमारे पेल्विक एरिया जो हम बोलते हैं, हमारी हिप बोन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो वो दोनों को मिला के कई बार हम एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, और इनको अलग अलग भी कह देते हैं। इनके अंदर ऐसा कोई भी जो है कोई पार्टीशन नहीं है, मतलब ठीक है। पर समझने के लिए हम इसको खुद ही समझ लेते हैं कि ये हमारा एब्डोमिनल का है। और क्योंकि हिप बोन आ जाती है हमारी
कूल्हे की हड्डी के अंदर का जो पोर्शन है वो हमारा पेल्विक एरिया है। तो दोनों को हम एब्डामिनो पेल्विक कैविटी भी कह देते हैं, वैसे ये एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। लेकिन हमारे पेट की और हमारे छाती की जो दोनों की गुफाएं हैं, उनके अंदर बीच में एक पार्टीशन है, आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा, ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच में पार्टीशन है। और पार्टीशन किससे है? एक मांसपेशी से है। एक मांसपेशी इन दोनों के हिस्सों को विभाजित करती है कि, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? मैम नहीं, डायफ्राम है क्या, वो बोल रहे थे। हाँ जी, आप सुन लीजिए, अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप बीच में अगर किसी को दिक्कत लगे तो, लेकिन अगर ये है कुछ ज्यादा ही होता है तो क्वेश्चंस नोट करके आप प्लीज बाद में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मेरा भी ध्यान भटक जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो है एक मसल जो है वो डिवाइड करती है, उस मसल का नाम होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, कैसे नहीं है, जैसे अब आप बरसातों में छतरी खोलते हो तो छतरी का जैसे आकार होता है, ऐसे ही आकार लिए हुए ये मसल होती है। और इस मसल को जो है डोम शेप्ड मसल हम कहते हैं, जो कि हमारे छाती और पेट को जो है डिवाइड करती है। और ये हमारे छाती को भी, जब क्योंकि छाती के अंदर हमारे हवा भरती है फेफड़ों में, तो फेफड़े जब फूलते हैं तो ये क्योंकि मांसपेशी है, तो ये मांसपेशी हमारे को मदद करती है। इस कर्सर कहाँ चला जाता है बार बार। तो ये जो होती है मांसपेशी है, क्योंकि मूवमेंट सिर्फ हमारे शरीर में मांसपेशियों के ही द्वारा होती है, अन्यथा खुद की किसी की भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो उसकी मदद से ये जो है हमारे फेफड़े जो है थोड़ा सा फूल जाते हैं। और ये थोड़ा, जब छतरी आप जैसे बंद करते हो या खोलते हो, सेम प्रोसेस आप ऐसा मान के चलते हो। तो ऐसा ही ये हमारी डायफ्राम मसल होती है, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करती है। क्लियर है ये? इस पिक्चर में भी आप देख लेते हैं। डॉर्सल कैविटी, जो आप पीछे की हिस्से में जो हमारी कैविटी आ रही है, क्रैनियल कैविटी एंड द स्पाइनल कैविटी, मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी के बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, और वो भी एक खाली उसमें ही, तो वो हमारी स्पाइनल कैविटी है। और हमारा दिमाग जहां पर है, हमारा ब्रेन जिसमें है, वो क्रेनियल कैविटी है। आगे के हिस्से में हमारी थोरेसिक कैविटी है, बीच में डायफ्राम है, और फिर हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है, लेकिन उनको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारी जो थोड़ा सा हड्डी का आप समझ सकते हो, जो हिप बोन से कवर्ड एरिया, वो हमारा पेल्विक एरिया है, बाकी ये हमारी वेंट्रल कैविटी है। आशा करती है समझ गए होंगे। आगे चले, अब हम बात करेंगे अपने शरीर के, यहीं से शुरू हो गया क्या? ओके। अब हम अलग अलग सिस्टम्स की बात करने से पहले, हाँ ये करेंगे, अभी हम हड्डियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ये डायरेक्शनल टर्म्स थी, कल हमने पढ़ी थी कि कौन सी दिशा में कहाँ पे है। तो कौन मुझे बताएंगे कि ये जो हम ऊपर की तरफ जो भी अगर हमारा ऑर्गन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कल हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल। जी। प्रॉक्सिमल नहीं, प्रॉक्सिमल सिर्फ हाथ और पैरों में हमने समझा था ना। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अगर सर की तरफ हम उसको देखते हैं तो सुपीरियर, यस, और पैरों की तरफ जो है तो इंफीरियर। हाँ जी। चलिए, अब कोई और बताएंगे, अगर मध्य रेखा के पास जो भी अंग होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? मीडियल मैम। जी। और कोई बताएं, सब अपना, सभी जो भी कक्षा में उपस्थित है। और जो मध्य रेखा से जो दूर वाला हिस्सा होगा? लेटरल। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारे हाथ और पैरों के अंगों से रिलेटेड है कि जो हमारे हाथ और पैरों के जो जोड़ की तरफ पास में होगा वो क्या होगा? प्रॉक्सिमल। वेरी गुड। और जो दूर होगा? डिस्टल। वेरी गुड। अब ये हमारे जो है ऊपरी सतह की तरफ जो भी चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल। वेरी गुड। और जो गहराई में होगी? डीप। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो था हमारे आगे वाला हिस्सा जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। एंटीरियर। एंटीरियर का दूसरा नाम बता दीजिए। वेंट्रल। वेरी गुड। और पीछे का जो हिस्सा है, ये कर सकते पोस्टीरियर। और उसका दूसरा नाम?
dorsal, posterior, वेरी गुड। चलिए, आशा करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे अपने शरीर के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो अब हम यहाँ पर हमारे बॉडी की मूवमेंट होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, स्पेशली हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तो वो उस अंग का मूवमेंट पर्टिकुलर है ना, उसको हम समझेंगे। अगर ये जो अब हम बात करेंगे अपनी स्पाइन की, रीढ़ की हड्डी की, ये कल भी मैंने आपको बताया था, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं, है ना, तो आगे की तरफ झुकते हैं तो ये जो आपके बॉडी का जो, अगर हम एंगल मान के चलते हैं, हमारा ये अगर ये सीधा खड़ा था तो ये 180 डिग्री होगा। मान लीजिए इस पिक्चर को मैं दिखाती हूँ, अगर ये सीधे खड़े हैं, अगर इसको आप देखोगे तो ये कौन सा हो गया एंगल आपका, एक समान उसमें है, तो 180 डिग्री होता है ना, yes ma'am, है ना। पूरा गोल क्या होता है, कितना एंगल होता है, अगर कोई भी पूरा गोल होता है तो 360, 360। वेरी गुड। 360 का अगर हम आधा कर देते हैं तो मतलब एक सीधी रेखा आती है ना, तो वो कितना होता है 180। तो मान के चलिए हमारे शरीर का 180 जो है एंगल है। अगर ये जो महिला अगर आगे झुक जाती तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और शरीर भी क्या होगा, हम शरीर आप पास में आएगा। हम सीधे खड़े हैं, लेकिन जब अगर मेरा शरीर मेरे ही पास आता है तो उससे ये जो मेरे बॉडी का एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इस जो है मूवमेंट को मैं क्या कहूंगी, ये जो है, ये मेरा जो स्पाइन का जो मूवमेंट हो रहा है, ये हो रहा है फ्लेक्शन। ये स्पाइन का मूवमेंट है, क्योंकि कहाँ से अभी मूव कर रहा है, कमर से कर रहा है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात। yes ma'am, अगर हम कमर से ही तो झुकते हैं, कमर से झुक रहे हैं तो मेरा शरीर में अपने पास ही हो गया है, तो यहाँ पर मेरा एंगल भी कम हो गया है, तो ये मेरा हो गया है फ्लेक्शन। और अगर मैं पादहस्त आसन के बाद अगर मैं करती हूँ हस्तोत्तान, हस्तोत्तान में आप ये देखो मध्य रेखा से पीछे चला गया है ना एंगल, पीछे की तरफ कमर हो गई है, तो ये एंगल बढ़ गया है। ये एंगल कम हुआ था, ये एंगल बढ़ गया है, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। हिंदी में सॉरी मुझे एक्यूट और ऑब्ट्यूस को नहीं पता, वो आप थोड़ा समझ लेना। तो ये एंगल बढ़ गया है, मतलब ये मेरा शरीर जो है फैल गया है। तो ये हमारा कमर का कौन सा मूवमेंट हम कहेंगे, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब पास में आया है, एक्सटेंशन मतलब फैल गया है, दूर चला गया है। समझ गए आप लोग। जी मैम, अब हमारा यही पर है कि अगर मैं साइड की तरफ टर्न लेती हूँ, जो कि हम जैसे त्रिकोण आसन में जाते हैं, तो ये मेरा बॉडी का कौन सा, स्पाइन का क्या मूवमेंट हो रहा है, लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, ये भी 180 से कम हुआ तो लेटरल फ्लेक्शन। राइट पे जाऊंगी तो राइट लेटरल फ्लेक्शन, लेफ्ट पे जाऊंगी तो लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। और अब यही जो है, अगर मैं उसी धुरी पे ही घूम जाती हूँ, जैसे पहले लट्टू चलाते थे ना बच्चे, या आजकल भी कुछ ना कुछ आपके कोई भी किसी भी चीज को आप लेके थोड़ा गोल घुमाओगे तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो ये मेरी स्पाइन का क्या मूवमेंट होगा, रोटेशन। तो हमारे स्पाइन की यही मूवमेंट होती है, इससे ज्यादा हमारे स्पाइन की कोई मूवमेंट नहीं होती। क्या मूवमेंट होती है, हम आगे झुक जाते हैं, आगे झुकने के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। लेकिन ये स्पाइन का है। पीछे जाने को बोलेंगे एक्सटेंशन, या तो आप कह लोगे आपके शरीर का विस्तार हो रहा है, एक्सटेंड कर रहे हो आप अपने शरीर को, आप अपने शरीर को सिकोड़ रहे हो, फ्लेक्शन। विस्तार कर रहे हो, एक्सटेंशन। साइड पे फिर से झुक के वापस आ रहे हो तो लेटरल फ्लेक्शन। राइट और लेफ्ट दो साइड पर होता है, तो इसकी 4 मूवमेंट हो गई। और एक और स्पाइन का मूवमेंट होता है, वो होता है रोटेशन, अपनी ही धुरी पे घूमने का, मतलब वो गोल घुमाव जो हम कटी चक्रासन में करते हैं, अर्धमस्तेंद्रासन में करते हैं, वक्रासन में करते हैं। क्लियर है ये सारे मूवमेंट आपको। अब मूवमेंट और कहाँ कहाँ होते हैं, जहां पे भी हमारे जोड़ होते हैं ना, सब जगह मूवमेंट होता है। अब हम अपने कंधों पे आ जाते हैं, कमर के बाद आ गए हम अपने कंधे पे। तो कंधे पे अगर मेरे अपने कंधे जो हैं आगे की तरफ घुमाते हुए गोल गोल घुमाऊंगी, तो रोटेशन तो कर रही हूँ लेकिन आगे की तरफ कर रही हूँ, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड रोटेशन।
और अगर पीछे की तरफ करूंगी तो वो है बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है, ये कंधों को आप आगे ऐसे से घुमाते ना, तो ये फॉरवर्ड रोटेशन, क्योंकि गोल घूम रहा है, उसी धुरी पे ही घूम रहा है। ठीक है, और ये पीछे बैकवर्ड रोटेशन। अगर मैं अपने कंधों को उचका लेती हूँ, ऊपर कर लेती हूँ, तो ये कहा जाएगा एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। और उठा के मैं नीचे ले आऊंगी, उसी को अपोजिट होता है डिप्रेशन। समझ गए हो? फ्लेक्शन होगा तो एक्सटेंशन उसी के साथ साथ ही होता है, क्योंकि आप झुके हो तो सीधा हो गई, कंधे उठाए हैं तो नीचे भी आएंगे। तो एलिवेट करा है, फिर आपने डिप्रेशन किया है। ये मेरी कंधे की मूवमेंट है। ठीक है, कंधे की मूवमेंट एक और आ गई, ये है, अगर कोई क्रिकेट वगैरह खेलता होगा आप में, तो कंधे को जो है हम क्या करते हैं, आपने या किसी आसन में कहोगे कि हाथों को, अपने कंधे को आपने बॉल ली और बॉल को ऊपर आपने वो उठाई। अब यहाँ पे हमारे जो कंधे का जो मूवमेंट है, ये हम कहेंगे फ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरा कंधा अगर मेरी बॉडी लाइन के पास में ही आ रहा है, और अगर इसी को मैं पीछे ले जाती हूँ, ये देखो ये पीछे जा रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। तो ये हो गया कंधे का, शोल्डर का एक्सटेंशन, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन। हम गोल गोल भी घुमा लेते हैं, है ना, तो वो भी हमारा क्लॉकवाइज उसमें ही आता है। अभी देखते हैं, अब हमारा एक और मूवमेंट होता है कंधे का, कि आप कंधे को अगर आप अपने शरीर के साइड पर लेके जाते हो, है ना, जंपिंग चेक करते हैं, जंघा शक्ति विकासक क्रिया, है ना। अब इसमें तो ऊपर नीचे ही कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या करते हो, हम साइड से हाथों को ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर आप जो है ऊपर लेके जा रहे हो तो ये होता है एबडक्शन। और अगर वापस लेकर आते हो, वापस लेकर आ रहे हो, मध्य रेखा से आपका हाथ हो गया, तो आपका ये होता है एडक्शन। एड मतलब जोड़ लिया, हमने अपने शरीर से वापस जोड़ लिया, एडक्शन। ये हमारे कंधे के मूवमेंट हम अलग अलग तरह के करते हैं, तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनका ये मूवमेंट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने जो है हिप का मूवमेंट है। इस अगली पिक्चर में हम अपने टांगों को अगर आगे लेके जा रहे हैं, तो ये देखो ये हमारा एंगल कम हो रहा है ना शरीर के एंगल के साथ पे। टांग अगर आप उठाओगे सीधी, हिप से मोड़ोगे, तो वो फ्लेक्शन है, और वापस लेके जाते हो, पीछे की तरफ ले जाते हो, तो ये एक्सटेंशन हो जाता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ओके, ऐसे ही जैसे आप कंधे को साइड पे लेके गए थे, कई बार जैसे आपने टांग खोली त्रिकोणासन के लिए, आपने अपनी ओपन करी, तो वो थी एबडक्शन। अगर आप वापस लेकर आते हो और क्रॉस कर लेते हो, मध्य रेखा से वापस ले आते हो, तो ये हो गई एडक्शन। और कई बारी हम अपने इसी में त्रिकोणासन में आप अपने पैरों को बाहर खोलते हो और घुमा लेते हो, है ना, कहते हैं ना, अपने राइट फुट को आप जो है बाहर की तरफ निकाल लीजिए, तो वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन। और आप उसी पैर को अगर अंदर घुमाओगे तो ये हो जाएगा आपका इंटरनल। आज मेरे कर्सर में कुछ गायब हो रहा है बार बार। ये एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ आप अगर पैर घुमाते हो, हिप जॉइंट से घुमाओगे, और हिप जॉइंट से अंदर करते हो तो इंटरनल रोटेशन। अब हम घुटने की बात करते हैं, ठीक है ना, अब धीरे धीरे हम करेंगे घुटने की बात। तो घुटने में जब आप मोड़ोगे तो एंगल कम हो रहा है, तो क्या मूवमेंट हो गया, बताइए कोई। क्या मैम, फिर से फ्लेक्शन, घुटने का एंगल कम हो गया ना, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन। और हम वापस सीधा करेंगे तो इसको हम एक्सटेंशन, इससे ज्यादा वो जा नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी की लिमिटेशन है। तो जब हम फ्लेक्शन का अपोजिट इसको सीधा खोलेंगे तो वो हमारा है एक्सटेंशन। ऐसे ही हम अपने टखने से, एंकल से, अगर हम जो है पैरों को जब हम करते हैं ना, अपने पवन मुक्तासन सीरीज वगैरह, सूक्ष्म वगैरह करते हैं, तो अपने पैरों को भी हम है ऊपर खींच के लेकर आते हैं पास में, तो डॉर्सल, डॉर्सल क्या था हमारा, पीठ के हिस्से की तरफ, तो लेकिन यहाँ पे हमारा तलुआ आएगा, तो उसको हम खींचते हैं तो फ्लेक्शन। और अगर तलुआ आपका पीछे की तरफ लेके जाते हो तो ये हमारा होता है प्लांटर, क्योंकि आगे का हिस्सा यहाँ पर खींचता है, तो प्लांटर फ्लेक्शन। और अपने पैरों को, जो तलुए को अंदर और बाहर कर लेते हो, अगर बाहर की तरफ करते हो तो जो आपका है इन्वर्जन, और अंदर की तरफ करते हो तो इवर्जन। ठीक है, क्लियर। इस पिक्चर में और देख लेते हैं।
ये देखिए, थोड़ा जूम करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ हो तो रही है, लेकिन इसको फिर मैं कैसे वो करूंगी। ये देखो, इस लड़की का जो हाथ है, अगर ये हाथ बाहर लेके गई थी तो क्या था, एबडक्शन, और वापस लेकर आ रही है एड। एड मतलब होता है प्लस करना, तो अपने शरीर के साथ ऐड करिए, आप ऐसे समझ सकते हो, एडक्शन। ठीक है। अगर कंधे को जो बाहर की तरफ ये घुमाते हैं, हम करते हैं ना अपने पूरा कंधे से, अगर बाजू को करते हो, हथेली ऊपर हथेली अंदर, हथेली ऊपर हथेली अंदर, तो ये होता है हमारा लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर ही टांगों का हमने हिप जॉइंट से मूवमेंट करते हैं, तो बाहर की तरफ लेके जा रहे तो एबडक्शन, अंदर आ रही है तो एडक्शन, और अगर बाहर की तरफ घुमाते हो तो लिटरल रोटेशन, अंदर की तरफ घुमाते हो तो मीडियल रोटेशन। कंधे से अगर हम देखेंगे, कंधे की मूवमेंट, अगर आप हाथों को सीधा लेके जा रहे हो तो फ्लेक्शन, वापस पीछे की तरफ जा रहे हो तो एक्सटेंशन। ऐसे ही हिप से है आपका, तो आगे की तरफ आपका फ्लेक्शन, पीछे की तरफ आपका एक्सटेंशन। कंधे उचकाए आपने ऊपर की तरफ कहे तो एलिवेशन, नीचे करे तो डिप्रेशन। ये अब हमारी स्पाइन का मूवमेंट है ना। आगे की तरफ झुके तो क्या था, फ्लेक्शन था, ये बीच का देखो आपको दिखा है, और पीछे की तरफ कहे तो एक्सटेंशन था। साइड में थे तो क्या थे हमारे, लेटरल फ्लेक्शन, है ना। अब हमने एल्बो से भी देखना है। एल्बो में देखो, अगर इसने एल्बो यहाँ करिए तो ये एंगल हमारा कम हो रहा है ना। अगर आप ये सीधी तो 180 डिग्री है, ये एंगल कम हो रहा है, क्या हो गया, फ्लेक्शन। अब यही एंगल को हम बड़े कर रहे हैं तो एक्सटेंशन। अब यही हमारे हाथों की स्थिति है। हमारे नॉर्मली हाथ इस तरह से हैं। अगर आप अंदर की तरफ अपने हथेली को, क्योंकि जहां पे आपका, जैसे आप वो घर के दरवाजे देखते हो, चारों दिशाओं में तो दरवाजा नहीं घूमता ना, एक ही डायरेक्शन में वो करते ना कुछ। हालांकि दरवाजे ऐसे होते हैं, पुलिस थाने वाले वो होते हैं ना, अंदर बाहर हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली एक ही डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हमारे जोड़ भी हैं। अगर आप हाथों को इस तरह से अंदर करोगे तो फ्लेक्शन, ऊपर की तरफ करोगे तो एक्सटेंशन। अगर आप हथेली ऊपर करते हो तो यह है सुपिनेशन, और आपके हथेली का हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ कर देते हो तो यह है प्रोनेशन। ठीक है। और ये भी है, चिन टक करते हैं जैसे, है ना, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया में या कई कुछ उसमें जगह में आपको अभ्यास कराए जाते होंगे। जैसे कि चिन अप बाहर की तरफ और चिन अंदर की तरफ करते हो, तो चिन बाहर की तरफ करते हो तो ये होता है प्रोट्रूजन, और अंदर की तरफ करते हो तो रिट्रूजन। और देख लेते हैं हम, अब हम घुटने का देखते हैं। घुटने की ये तो देखो 180 डिग्री है। अगर आप घुटने को पीछे की तरफ मोड़ा है तो आपका एंगल कम हो गया है, तो फ्लेक्शन हो गया। ये पैरों को सीधा करोगे तो एक्सटेंशन। और अगर आप अपने ये पैरों को चारों ओर घुमाते भी हो ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, इसको बोलते हैं सरकमडक्शन। ठीक है। अगर पैर का तलुआ अंदर है तो इन्वर्जन, बाहर है तो इवर्जन। ये है कि अगर यहाँ का हिस्सा देखो खिंचाव आएगा तो डॉर्सी फ्लेक्शन, पीछे लेकर जाते हो तो यहाँ पे खिंचाव आएगा प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको इस पिक्चर से। एक और पिक्चर देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कंधे से देखेंगे, शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर जॉइंट पे अब आप आगे की तरफ कर रहे हो तो क्या हो गया, फ्लेक्शन। पीछे जा रहे हो तो एक्सटेंशन। ओके। शोल्डर जॉइंट पे अब हम देखेंगे, शोल्डर जॉइंट आपने त्रिकोणासन में साइड पे खोला तो एबडक्शन, वापस लेके आए तो एडक्शन। पैरों को भी ऐसी त्रिकोणासन में बाहर की तरफ खोलना तो एबडक्शन, किसका, हिप जॉइंट का। वापस लेके आए तो एडक्शन। ठीक है। अब हम कोहनी को देखेंगे। कोहनी पहले सीधी थी, कोहनी को यहाँ पे आपने मोड़ा तो ये मोड़ा, एंगल कम हुआ था तो फ्लेक्शन था। और अब आप वापस लेके जाओगे तो एक्सटेंशन, किसका, एल्बो का। अब हम यहाँ पे नी जॉइंट का देखेंगे। अब हमने शोल्डर का देख लिया, हिप जॉइंट का देख लिया। अब कोहनी के बाद अब हम, जैसे देखो भगवान ने ना हमारे शरीर की संरचना ऐसे ही करी है, जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ही हमारे पैर भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे ही हमारा शोल्डर यहाँ पर है ना, ऐसे ही हमारा यहाँ पे हिप जॉइंट है। जैसे हमारी कोहनी होगी ऐसे ही हमारा घुटना होगा, ऐसे ही हमारे हाथों का ये होगा, ऐसे ही हमारे पैरों का होगा। यही यूजुअली मूवमेंट हमारी यहीं पर ही होती है। और एक मूवमेंट कहाँ पे होती है, हमारी
स्पाइन में। स्पाइन के हिस्से भी अलग अलग तरह के होते हैं जो कि अभी हमने वैसे पढ़ लिए। अब नी जॉइंट में जो है आप पैर पीछे की तरफ, आप पैर आगे तो नहीं मोड़ सकते हो ना, कोहनी आगे मोड़ सकते हो, कोहनी पीछे नहीं मोड़ सकते, है ना, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे घुटना पीछे मोड़ोगे तो फ्लेक्शन, सीधा करोगे तो एक्सटेंशन। कंधे का एक और हमारा मूवमेंट होता है सरकमडक्शन। ऐसे ही हमारे हिप जॉइंट का भी होता है। हाथ तो हम मैम ने लेफ्ट कर दिया क्या? किसी ने रिमूव कर दिया, आया मैसेज। कौन है होस्ट अभी? कैसे, शायद मीटिंग बंद हो गई थी। नहीं मैम, सिर्फ आपका ही हो गया। मेरा, हाँ मेरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था ना। हाँ मैम, आपका डिस्कनेक्ट है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं मैम, अब सिर्फ आपका लेफ्ट हुआ था। नहीं, पता नहीं मेरी बार बार क्यों ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, आई डोंट नो। मेरा तो कुछ होस्ट कौन है मैम? क्लासेस चल रही हैं क्या? हाँ प्रीवियस मैम। की क्लास चल रही है? अच्छा, कंप्लीट हाँ हो मैम। गया? नहीं नहीं, चल रहा था मैम। अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब ये वाली क्लास हो जाएगी तो। हाँ मैम। अभी ठीक है, दिख रहा है सबको क्या? नहीं मैम, विजिबल हाँ, नहीं है। कुछ एक्चुअली पता नहीं बार बार स्विच ठीक है, हम हो गया मैम। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके। तो हमारे हाथों के भी जो हमारे कंधे की ऐसी संरचना है कि हम उसको 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। और उस 360 डिग्री पे क्या, गोल दिशा में किसी को भी घुमाना, उसको चाहे वो घड़ी की दिशा में हो, चाहे वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो, उसको हम बोलते हैं सरकमडक्शन। तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट का है। वैसे हम अपने हिप जॉइंट को भी कर सकते हैं, लेकिन वो मूवमेंट थोड़ी सी वैसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा जो अच्छे अच्छे आसन लगा लेते हैं वो लोग उस मूवमेंट को भी, जिनके में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है। अब हम कोहनी के शोल्डर जॉइंट के भी इसमें दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पर आप देखते हैं कंधे को, अगर ये एल्बो को मोड़ के अंदर की तरफ आप हाथ लेके जा रहे हो तो मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ जा रहे हो तो लेटरल रोटेशन। एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये शोल्डर में हो रहा है, तो ये शोल्डर का भी हमारा एक मूवमेंट है। ओके, दोबारा से अब हम इसी मूवमेंट को देख लेते हैं अलग अलग पिक्चरों के माध्यम से। अब हम यहाँ पे बाजू की वो देखते हैं, शोल्डर की ही है बेसिकली। आपका बाजू साइड पे ही थी, आपने उसको ऊपर किया तो मूवमेंट कौन सी हो रही थी, फ्लेक्शन। वापस लेकर है एक्सटेंशन। जिनकी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो वो नॉर्मल के, या इस ये तो थोड़ा बहुत सभी कर लेते हैं, तो आप नॉर्मल में तो वापस एक्सटेंशन करो, लेकिन आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो ये होता है आपका हाइपर एक्सटेंशन। और अगर फ्लेक्शन में आप ये सीधा अगर समान रेखा से पीछे भी ले जाते हो तो ये आपका हाइपर फ्लेक्शन में आता है। ठीक है। ऐसे ही जो है, अगर आप अपने बाजू को बाहर की तरफ लेके जा रहे हो, एबडक्शन। एबडक्शन पे अगर आप तो अगर आप यहाँ से 90, ये हम सॉरी ये यहाँ से अगर इस लेवल के भी बियॉन्ड आप चले जाते हो, ये आपका हाइपर एबडक्शन। और एडक्शन कर रहे हो और आप जो मिड लाइन से भी अंदर आ जाते हो, ये आपका हाइपर एडक्शन होता है, एड कर। ठीक है।
तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट का था। उसके बाद हमारा शोल्डर से अभी हमने देखा अंदर की तरफ अगर लेके जा रहे हो मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ जो आते हो वो आपका लिटरल जो है रोटेशन। और इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टल भी है। आप कंधे को अगर सीधा भी शोल्डर लेवल पे ही रखिए तो आपको एल्बो बेंड है ना, इसमें एल्बो बेंड नहीं है, तो ये भी आपका फ्लेक्शन और एडक्शन इसको कहोगे, यहाँ पर बाहर जाता है तो फ्लेक्शन और एडक्शन। अब ये हमारा आर्म का तो हमने देख लिया था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये हमारा फोर आर्म एल्बो का, एल्बो में हम जो करते हैं ये फ्लेक्शन है, वापस लाते हैं तो एक्सटेंशन है। और हथेली जो आपकी ऊपर होती है तो आपकी सुपिनेशन है, और आपकी नीचे होती है तो प्रोनेशन है। और अगर बीच का बिच्छू है ना तो लेटी हुई है ना इस तरह से है, तो ये को बोलते हैं सेमी प्रोन। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शंस हैं। तो अब जैसे इन अलग अलग आसनों में हम देखेंगे कि क्या क्या मूवमेंट है। जैसे कि ये चक्रासन है, ये गलत नाम लिखा है धनुरासन। तो इसमें आप बताओ कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। इसमें स्पाइन की ज्यादा मूवमेंट हम कह रहे हैं ना, तो स्पाइन में क्या मूवमेंट हो रही है? धनुरासन में फ्लेक्शन हो रहा है मैम। चक्रासन पहले वाला चक्रासन है, क्या हो रही है इसमें? फ्लेक्शन में नहीं, फ्लेक्शन नहीं होगी ना, फ्लेक्शन तो शरीर पास में आ रहा है, इनका शरीर तो फैल गया है ना। चक्रासन में एक्सटेंशन, स्पाइन की एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें एक्चुअली धनुरासन जो सेकंड नंबर का पोज है, इसमें भी हमारे स्पाइन की क्या हो रही है? एक्सटेंशन हो रही है। और शोल्डर का देखो क्या हो रहा है, शोल्डर हमारा हो रहा है हाइपर एक्सटेंशन, है ना, पीछे से भी पीछे जा रहा है। घुटने हमारे यहाँ पर होंगे क्या? फ्लेक्शन, घुटना पीछे मुड़ गया है, फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? सेतु बंधासन कहेंगे हम इसे, सेतु बंधासना लिखा है, सेतु। पता नहीं आज क्यों बार बार ना ये कॉल स्विच ओवर हो रही है, किसी और उस पे बार बार जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। या तो मेरा ये कर्सर है ना बार बार घूम जाता है, बट आई डोंट नो। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है? अब मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है? यस अभी पिक्चर हाँ। नहीं दिख रही है। हाँ दिख रही है। हाँ, तो ऐसे ही अगर आप ये देखो कि वीरभद्रासन, वीरभद्रासन में हाथ आप ऊपर लेके जा रहे हो, ये मैम को कोई रिमूव कर रहा है क्या? क्योंकि आ रहा है मैसेज जैसे नहीं, ये remove। नेटवर्क ऐप की वजह से हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं नेटवर्क स्लो होगा नेटवर्क इश्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बार बार मैम, मेरा नेटवर्क स्लो होगा। नेट जो नेटवर्क स्लो। आपका स्पीड होगा वो स्लो है मैम। नहीं, मैं देख लूं, मेरा वाईफाई भी अभी ठीक ही चल। शायद कर्सर का है, मैं अभी इस पे को ही रिमूव कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आज की कक्षा को, क्योंकि लास्ट ही स्लाइड थी, और अभी कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं मुझे। मैम इसका